सभी मेरे दोस्तों को अनुज सर का प्यार भरा नमस्कार। साथियों देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी जो आपको आजकल एक आध टेस्ट भेज रहा हूँ, ये टेस्ट आप यूं ही इनको प्रैक्टिस करिए। मैं आपको 24 यानी कि 24 अगस्त से बिल्कुल सिलेबस वाइज बहुत बढ़िया ढंग से एक स्टैंडर्ड हाई लेवल जो आप डिमांड कर रहे हैं वो क्वेश्चंस आप तक मैं भेजूंगा। चूँकि 2 दिन की ये थोड़ी सी छुट्टी है, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास स्नैप्स हैं कुछ, उनको स्कैन करके मैं आपको भेज रहा हूँ, जिससे कि आप थोड़ी प्रैक्टिस बनी रहे आपकी, आप प्रैक्टिस करते रहें। और लगातार कंटिन्यू क्लास मैं 24 से आपको पर डे वीडियोज़ मिलेंगी और वो चैप्टर वाइज होंगी, यानी कि उनमें मैं जो आपके जीआईसी में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो क्वेश्चंस मुझे लगेंगे कि अच्छे हैं, वो चाहे वो किसी भी कंपटीशन में आए हों, अगर ज़रूरत होगी तो उनको भी ऐड करूंगा। और आप बिल्कुल बिना घबराते हुए प्रैक्टिस इस सेट की करिए। और आप इसको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको स्टैंडर्ड लेवल तक लेके जाऊंगा। इस बार जीआईसी की जो 19 सितंबर को पेपर है, मैं आपको पूरे अपने जो 24 दिन हैं वो आपको डोनेट करूंगा और पूरे कर्मठता के साथ डोनेट करूंगा, जिससे कि आपका उसमें भला हो सके, आप उसमें सफल हो सके। तो इस सेट को लगाइए, आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस नहीं हटनी चाहिए, वो चाहे किसी भी तरीके से हो। 25 से 30 क्वेश्चन मैं लगातार आपको दे रहा हूं और इनको आप करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर ही है, कि फिनॉल जब NaOH से रिएक्शन करता है तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। लेकिन सेकेंड स्टेप में COO2 मतलब CO2 है और 120 डिग्री सेल्सियस है, 140 सॉरी। तो यहाँ पर आपका जो कंपाउंड बनना है वो कंपाउंड आप जानते हैं कोलवेज रिएक्शन हो गई। और कोलवेज रिएक्शन मुझे शायद पढ़ानी ना पड़े कि कोलवेज रिएक्शन में ये हो जाता है कि भाई ये हमने लिया फिनॉल, ये हमने फिनॉल लिया, और इस फिनॉल की रिएक्शन जब वही जो आपका लिखा उससे कराई, NaOH और CO2 से कराई है ना। NaOH लिया और हमने CO2 लिया और इसको 140 डिग्री सेल्सियस पर हमने हीट किया, तो हमारे पास ये कंपाउंड मिल गया। ये इस तरीके से ONA ऊपर आ जाएगा, आप जान रहे होंगे ये ONA आ गया। और यहाँ पर जहाँ मैंने बॉन्ड लगाया है, यहाँ पर आपका आ जाएगा COOH। अब होगा क्या कि ये COOH ऊपर चला जाएगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ Na आ जाएगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, H2O से हाइड्रोलाइज करते हैं, तो हमारे पास एसिडिक मीडियम में जो कंपाउंड आएगा वो आ जाएगा। यहाँ पर एसिडिक मीडियम में यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, COOH। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ जरा देख लेते हैं एक बार और आगे बढ़ते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड, वेरी गुड। एसिटिक एनहाइड्राइड जब हम लोग इसमें यूज करेंगे तो आप जान लीजिए कि एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब AC2O, इसे हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो जहां पर ये H लगा है यहीं पर OCOCH3 हो जाएगा, ये OCOCH3 पूरा हो जाएगा और एक कंपाउंड आपके सामने आ जाएगा और जिसका नाम है आपका OCOCH3 और यहाँ पर COOH आ जाएगा। नाम आप पहचान चुके होंगे, ये एस्प्रिन है, जिसको आप बहुत अच्छा कंपाउंड, ये हार्ट अटैक में भी काम आता है, ये पेन रिलीवर भी माना जाता है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से ये फेमस है। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आपके सामने ये रखा हुआ है, सॉरी ये सैलिसिलिक पे टिक कर दिया मैंने, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो इन द अबव रिएक्शन द प्रोडक्ट C, जो C है वो एस्प्रिन आ गया आपका, ये नाम ही लिखा हुआ है एस्प्रिन, तो हम एस्प्रिन पे टिक लगा दे रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्युबल, तो भैया आपको मैं बता देता हूं, पानी में वही आसानी से घुलेगा जिसके अंदर पोलर कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो यही बचा कि C2H6 नॉन पोलर है, यही लीस्ट सॉल्युबल हो जाएगा। ये आप जान चुके होंगे, अच्छे से जान गए होंगे। अ क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ द मेटल विद मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है ना, इतना ग्राम, हैज एन एज लेंथ इतना दिया है, इट्स डेंसिटी इज 8.92 ग्राम। द टाइप ऑफ यूनिट सेल किस कैटेगरी की है, तो इसका मतलब हम लोग फार्मूला लगा दें कि डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, Z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रो इंटू Na इंटू Na मतलब सोडियम ना समझ लीजिएगा, एवोगैड्रो नंबर है, इंटू आपका A क्यूब ऊपर आ जाएगा और अपॉन में
यहाँ पर आपका m आ जाएगा। वैल्यूज पुट की है मैंने और वैल्यूज पुट करने के बाद ये आंसर लगभग 4 के आसपास आएगा। पुट करके देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जरूर बताऊंगा कि ये पिकोमीटर में दे रखा है, ये वैल्यू पिकोमीटर में दे रखी है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा। यानी कि 10⁻⁻10 यानी 362 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब रखिएगा एक ही जगह पर, आपका आंसर 100% आएगा। और जब z की वैल्यू 4 आती है तो आप जानते हैं कि FCC हो जाता है, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाता है। अभी आप लोग ये ना सोचिएगा, स्टैंडर्ड जरूर मैं इससे ऊपर लेकर के जाऊंगा। आज मैंने अभी आपको बताया है कि फिर भी आपकी मदद बाहर होते हुए कर रहा हूं। मेरे पास स्नैप है तो मैंने उसी से ही वीडियो बना दी है और आप तक पहुंचा रहा हूं। प्रैक्टिस आपकी बना रहे, टच आपका बना रहे, आपका मन लगा रहे कि नहीं साहब जो है अभी हम लोगों को आज सेट आया। जैसे ना काम मिल जाता है तो कुछ काम करने में मजा आता है। कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ए क्या दिया है कि A इज इक्वल टू 0.1 मोलर ग्लूकोज दिया हुआ है, यानी कौन सा सॉल्यूशन जो है वो इसमें आइसोटोनिक होगा। तो आइसोटोनिक का मतलब है जिनमें कंसंट्रेशन सेम आए। तो हम क्या कर लेते हैं, सेम लिख देते हैं बिल्कुल, थोड़ा पेन की पॉइंट कम कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये क्या करते हैं, 0.1 मोलर ग्लूकोज है, ये तो आयनाइज ही नहीं होगा, NaCl आयनाइज हो जाएगा। तो 0.05 इंटू 2, क्योंकि इसमें 2 आयंस बन रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 पंजे 10, तो यानी पहले ही आंसर मिल गया हमें। ये दोनों A और B जो हैं वो मुझे आइसोटोनिक दिखाई दे रहे हैं। बाकी नीचे 3 है तो ज़्यादा हो जाएगा अपने आप, इसमें ऑलरेडी 4 है तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब नहीं मैच करेगा किसी से। तो इसका मतलब मैं आंसर इसका A लगाऊं कि A और B जो है वो आइसोटोनिक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड। तो जनाब मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि सिंपल दिख रहा है कि वेनेडियम, आयरन और कॉपर ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और ट्रांजिशन मेटल्स में D to D ट्रांजिशन में तो कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल नहीं होती, पार्शियली फिल्ड होती है। जबकि आपको पढ़ाया गया है और आप जानते भी होंगे जिंक, मरकरी और कैडमियम ये ट्रांजिशन मेटल काउंट नहीं होते हैं क्योंकि इनके अंदर फुलफिल्ड d ऑर्बिटल होती। तो आंसर फिर मैं B लगाऊंगा, यहां पर B पर चलेंगे हम लोग। देखिए यहां पर आप लोग, मैं आपको परफेक्ट PDF भी प्रोवाइड करवाऊंगा इस बार। हर रोज ज़्यादा वीडियो नहीं, कम वीडियो, लेकिन वही माल बढ़िया खाएंगे इस बार, थोड़ा अच्छा खाएंगे, क्वालिटी वाला खाएंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि ये ना समझिए कि प्रैक्टिस हमारी चलती रहे, बस उसी के तहत हम लोग चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक। आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट जब हम लोग चलते हैं तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एसिडिक करेक्टर घटता है। तो अब ये लिखे हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो यानी कि ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक घटेगा तो सबसे ऊपर P2O5 ही होगा। तो जनाब P2O5 ऑक्साइड नेचर में हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। CO2 इज बबल्ड थ्रू द सोडियम थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम परऑक्साइड। ये बेरियम परऑक्साइड में इन वाटर देन क्या बनेगा। अगर हम बेरियम परऑक्साइड में इसे डाल देते तो BaO2 प्लस CO2 करके देख लेते हैं, रिएक्शन करके देख लेते हैं क्या बनेगा, पता लग जाएगा। अभी ज़्यादा दिमाग इसमें न लगाएं भाई। BaO2 लिया हमने, BaO2 प्लस हमने CO2 लिया और साथ में हमने थोड़ा वाटर डाल दिया। तो अब आपको लग रहा होगा कि BaCO3 तो बनना है ही, क्योंकि BaCO3 हो ही गया और साथ में आपका निकल गई कौन सी, H2O2 निकल गया। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कि आंसर हमें कौन सा लगाना चाहिए। कार्बोनिक एसिड बना, O2 बना, H2O2 बना, तो आंसर फिर हम 7 का C लगा लेते हैं। व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर इसका मतलब है ये क्या प्रोड्यूस करेगा। आप जान रहे होंगे कि PbSO4 बन जाता है, डिस्चार्ज होती है ना PbSO4। Pb किस में चेंज होता है, PbSO4 में होता है। PbO2 भी की रॉड भी PbSO4 में ही बदल जाती है। तो इसका मतलब है कि लेड सल्फेट बनना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होगा और लेड सल्फेट बनेगा। तो लेड सल्फेट तो कंज्यूम लिखा हुआ है, बनता होता तो इसी को आंसर लगाते। लेड फॉर्म्ड तो लेड सल्फेट फॉर्म्ड। SO2 इवॉल्व ये तो होती है, पक्का है, लेकिन ये SO2 करती क्या है वो आपको बता दें, सल्फ्यूरिक एसिड के कंजम्पशन से ही बनती है। तो फिर मेरे हिसाब से आंसर जो है भाई SO2 तो तुरंत कंज्यूम होके
भाई SO2 नहीं SO2 जब निकलती है तो बहुत लेस अमाउंट में निकलती है, सॉरी। तो इसका मतलब है कि हम ये कहें कि सल्फ्यूरिक एसिड ही कंज्यूम होगा, और इसीलिए आपने देखा होगा कि भाइयों हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 मेरे सामने क्या कह रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये समझना है कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन O2O3 3O2 दिया है, द रिएक्शन प्रोसीड, ये रिएक्शन स्लो, फास्ट स्टेप और स्लो स्टेप दे रखी है। अच्छा ठीक है, इसमें करना क्या पड़ेगा भैया, आपको एक तो रेट निकालना पड़ेगा इसका, है ना। इसका जब रेट निकालेंगे तो इसका रेट आपका जो निकल करके आएगा वो आप जान रहे हैं कि रेट किसी भी रिएक्शन का जो होता है, पहले आप फास्ट का निकाल लो चाहे स्लो का निकाल लो, पहले हम लोग स्लो रिएक्शन का रेट निकाल देते हैं। R इज इक्वल टू क्या होता है K, है ना, R इज इक्वल टू K हो जाएगा। K को आप अगर इसमें डैश दिया हुआ है तो डैश मान लीजिएगा K, और ब्रैकेट में क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप जाने KC नहीं निकालना, रेट निकालना है O3 यहाँ पर, ये पहली स्टेप में आ जाएगा। और फास्ट रिएक्शन का हमेशा जो ऊपर लिखिए रिवर्सिबल है तो इसका हम लोग KC निकालेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात नहीं, KC निकालेंगे तो KC इज इक्वल टू आ जाएगा आपका O2 ऊपर आएगा, O ऊपर आएगा, और नीचे आपका O3 की कंसंट्रेशन यही आएगा ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये O, ये वाला O निकाल देते हैं यहाँ से। जब ये O निकालेंगे तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो O इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, O की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी KC, इसे KC मान लीजिए, KC मान लिया, इनटू O3 आ जाएगा, समझ रहे होंगे ना मेरी बात, O3 आ जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा O2, इस तरीके से ये आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस वैल्यू को उठा करके जब इस वाली K की जगह पुट कर दोगे तो डायरेक्ट क्या होगा कि O3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो O3 का स्क्वायर कहीं पर मिल रहा हो आंसर में, वो आप देख लीजिए, आंसर में O3 का स्क्वायर इसी में मिल रहा है, यानी कि B ऑप्शन। O3 का तो यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन O2 यहाँ पर नीचे है, और O2 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 में आ जाएगा। तो रेट आप निकालिएगा, निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच विल प्रोड्यूस POCl3 एंड PCl5, सॉरी PCl, हाँ 5, यानी कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच विल प्रोड्यूस POCl3, अच्छा ठीक है, PCl5 की किससे रिएक्शन कराएं कि POCl3 मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि POCl3 बहुत जगह मिलता है। अगर PCl5 की रिएक्शन आप O2 से कराएंगे तो नहीं मिलने वाला, यानी कि हम लोग रिएक्शन कराएं, एक तो केवल O2 से कराओगे तो काम नहीं चलेगा, नहीं बनेगा। O2 CO2 से कराओगे तब भी काम नहीं चलेगा, हमें करानी पड़ेगी CO2, O2 तो हटा ही दीजिए क्योंकि ऊपर ही हटा दिए, तो फिर लास्ट ऑप्शन में SO2 बचा है, वाटर बचा है, H2SO4 और P4O10। यानी अगर इनकी रिएक्शन आपको नहीं आइडिया हो कि सर पता नहीं क्या कह रहे हैं, तो मैं एक रिएक्शन करा के दिखाऊंगा। 2PCl5 ले लीजिए और साथ में आप SO2 ले लीजिए, तो अब आप जान रहे होंगे कि बनेगा आपका POCl3 बनेगा, और साथ में निकलेंगे SOCl2। बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पर PCl5 में 2 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, PCl5 से ही काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 हटा दीजिए, 2 की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ये हटा देते हैं यहाँ से। तो ये आपका POCl3 हो गया और SOCl2 हो गया, एक हो इसका इसमें, ठीक है। ये यानी अब वाटर से कराओगे तब 2 POCl3। और इन द फॉलोइंग ग्राफ क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये स्लोप आपने पढ़ा होगा कि ये केमिकल काइनेटिक्स का स्लोप है, और यहाँ पर आपने जाना होगा कि ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन RT होता है। तो इसका मतलब ln की जो वैल्यू आनी चाहिए वो माइनस का साइन के साथ आती। भाई आपको तो पता है ना ये बात कि log k इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला तो पता है ना। ln के टर्म में चलेंगे तो ln लिख देते हैं, तो हम लिख देते हैं ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन RT, यही फार्मूला होता ना। तो इसको लगाइएगा, जब आप इसको लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये ln के टर्म्स में ही दिया हुआ है, तो माइनस ए अपॉन RT, और अगर लॉग के टर्म में देखते 2.303 R आ जाना चाहिए। T जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्यों T भाई 1 अपॉन में जा रहा है ना, T ये 1 अपॉन में है T ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 अपॉन T अलग कर दीजिए, तो इसे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, माइनस ए अपॉन लॉग के टर्म में रखें 2.303 R और यहाँ पर इंटू 1 अपॉन T कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब सिंपल सी बात ये है कि अगर हम ये ln k और 1 अपॉन T के बीच में देखेंगे तो वैल्यू ऑफ स्लोप जो आएगी कि माइनस की ए अपॉन 2.303
आर आ जानी चाहिए। तो यानी कि आंसर फिर इसके हिसाब से सी आ जाना चाहिए, है ना। चलिए कर लेते हैं। उसके बाद 12 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और 12 क्वेश्चन हमारे लिए क्या कहता है वो समझ लेते हैं कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एडेड टू सोप। ये आपको पता है कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी बिथियोनल ऐड होता है, इसी से पसीने की बदबू खत्म होती है और यही मिलाते हैं हम लोग। हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ BrO3 टू Br। अब BrO3 को Br में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि BrO3 माइनस प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन तो Br नेगेटिव और 3H2 बन जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन बने तो इसका मतलब सिंपल से 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 6 फैराडे लग जाएगा। द वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग दे रखिए, यानी अब आप निकाल सकते हैं भाई इसकी जो क्वेश्चन वैल्यू आएगी वो Q इज इक्वल टू क्या आएगा। सिंपल से लास्ट पूछा ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा रिडक्शन कंडीशन पे रखनी पड़ेगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जब रखेंगे तो आप इसकी Q निकाल देंगे, Q इज इक्वल टू आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप जरा मुझे करिएगा और लिख दीजिएगा सर 14 में जो Q की वैल्यू है वो ये आ रही है, आप निकालिएगा जरा, इसको निकाल लेंगे मुझे पता है। पहले आप इसकी रिएक्शन बना लीजिएगा भाई, Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Zn बन जाएगा। इस तरीके से रिडक्शन पे ही निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। कंसंट्रेशन की वैल्यूज दे रखी हैं 0.01 और नीचे आपकी आ जाएगी 1.25। कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेशन के बाद निकालिएगा। कैसे आएगी वैल्यू आप निकाल लेंगे, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, भाई कार्बोनियम आयन तो सिंपल से ट्राइफिनाइल डाइफिनाइल पता ही, आपको मेथड ही पता है, तो यहाँ पर आपका डाइफिनाइल वाला आंसर सही आ जाएगा। तो ये मैंने 15 क्वेश्चंस आपको कराए और ये 15 क्वेश्चंस के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चल लेते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। चूँकि मैंने इसी से इसको स्कैन किया, थोड़ा सा डल है स्कैन, लेकिन नहीं फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 आप हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन। कौन सा फिनोमिना एड्जॉर्प्शन पर फॉलो, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो जनाब मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कौन सा फिनोमिना, यानी कि आप जानते हैं कि एड्जॉर्प्शन में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा जो H है वो लेस देन 0 हो जाना चाहिए, मतलब एनर्जी नेगेटिव में आनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि डी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इन द साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होगा, वही साइनाइड है, साइनाइड लिख गया है यहाँ पर। इन ए साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस द सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटाइट और द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन से ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है। आपने रिएक्शन Ag2S मेटलर्जी में जाइए जरा सिल्वर की, Ag2S प्लस 2KCN या 2NaCN लेते हैं, O2 लेते हैं, 2AgCN का होल ट्वाइस SO2 बनाते हैं। इस तरीके से जिंक जो है, यहाँ पर जिंक जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की, मतलब वो जिंक सिल्वर को हटा देता है ना, तो जिंक जाके सिल्वर को हटाएगा तो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर मैं कहूँ कि ऑक्सीडाइजिंग में पहले ऑक्सीजन कहीं ढूंढे तो 2 में है और CO2 तो मतलब ही नहीं होता, तो जिंक यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर लगाना चाहिए। रिएक्शन आपको मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस है सिल्वर के एक्सट्रैक्शन का, उसमें जाइएगा आपको रिएक्शन मिल जाएगी, पढ़ी होगी Ag2S प्लस 2NaCN वाली रिएक्शन देखिएगा, ये आपके काम आएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पहुँच लेते हैं 18 पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और इस 18 क्वेश्चन पे पूछा क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ P एंड Q कैन बी डिस्टिंग्विश, यानी अगर इनका एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाए तो उनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो हम आपको बताना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको पूरा आप समझने की कोशिश करिएगा, है ना, उसको पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे पहला हमने P कंपाउंड लिया और इस P कंपाउंड को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे ना, CH2। अब आप इस पर बॉन्डिंग बना जाएगा, H2C मैं लिखूँ, है ना, आप सभी मेरे बड़े साथी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। O है ना, CO CH3 लिखा मैंने और इसके बाद यहाँ पर मैंने CH3 लिखा। अब इसका मैं हाइड्रोलिसिस जब करता हूँ तो हाइड्रोलाइज जब करूँगा तो यहाँ से इसे तोड़ दूंगा, यानी यहाँ से जब इसे तोड़ूंगा तो सिंपल सा आपको दिखाई देना चाहिए। इधर राइट हैंड साइड में आप OH ले सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आप H ले सकते हैं, सिंपल इस तरीके से। तो आपको कंपाउंड मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 इस तरीके से, और एक मिलेगा साथ में CH3COOH। अब आप ये बताइए, ये इनॉलिक फॉर्म है
स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल है, तो ये अपनी स्टेबलाइज फॉर्म में चली जाएगी, यानी कि कीटोन तैयार कर देगा। इस तरीके से ये एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन बन जाएगा ये। अब एसीटोन बना, यानी कि एक कंपाउंड हमारे पास पी एसीटोन हो गया। अब हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार दूसरा कंपाउंड क्या होगा, तो उसकी भी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो उसकी भी हाइड्रोलिसिस जरा करा ले, देखें कहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। अंडू करना पड़ेगा भाई ये, यानी अब हमारे पास दूसरा पेज जो आया हुआ है इसमें है CH3। अब इसमें अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आपका आ जाएगा OH आएगा ना, क्योंकि CH3 C डबल OH इसमें बनेगा। अब आप जब ये कंपाउंड होगा, ये भी इनोलिक फॉर्म में, जब इसको स्टेबलाइज करेंगे तो ये आपका बन जाएगा एल्डिहाइड, मतलब प्रोपेनएल्डिहाइड बन जाएगा। अब एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो इसका मतलब है इसको हम लोग फेहलिंग सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लीमेंसन रिएक्शन ऑफ द कीटोन इज कैरिड आउट बाय द प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी और HCl। जिंक मरकरी HCl जो होता है उसकी प्रेजेंस में कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्टली चेंजेस इनटू, आप जानते हैं, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन पे आ जाइए। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn डाई पॉजिटिव एंड Zn एंड दोनों का दिया हुआ है, सबके दिए हुए हैं। अब ये बताइए कि कौन द रिएक्शन ये विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन। भाई स्पॉन्टेनियस कब हो जाएगी रिएक्शन, आप समझिए कि स्पॉन्टेनियस तभी होती है जब डेल्टा G की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है। तो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि अगर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल देखिए ये माइनस में है ना सबसे ज़्यादा, तो ये सभी को डिस्प्लेस करेगा, यानी x अगर यहाँ पर होगा तो ये यहाँ पर इसको डिस्प्लेस, y को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर y निकल है इजीली डिस्टिंग यहाँ से हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस होगा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर होगा। तो इसका मतलब ये जो 0.23 वाला भैया है ये आसानी से सबसे वो हो जाएगा। तो जब ये निकलेगा यहाँ से तो जो आंसर आएगा, जैसे ई राइट माइनस ई लेफ्ट निकालेंगे हम, ई कैथोड माइनस ई एनोड निकालेंगे, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब है फिर आंसर हमारा क्या आ जाना चाहिए, यानी सभी के आप ई नॉट सेल निकाल लीजिए। सिंपल सी बात मैं आपको तरीका बताऊं, ई नॉट सेल निकाल लीजिए। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है, मतलब मोर देन 0 आता है, तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। सिंपल सी बात है, ऐसे मैथमेटिकल समझिए। माइनस एन आ गया, माइनस एन हो गया आपका, और एन एफ ई नॉट सेल हो गया। तो ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव होगा ना तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, तो वो डी के केस में आएगा। आप चेक करके देखिए, निकाल करके देख लीजिएगा, आपको आंसर सभी की वैल्यूज़ आपको पता लग जाएंगी। यानी कि पहली वाले के लिए वैल्यूज़ क्या आएंगी, दूसरी वाले के लिए क्या आएंगी, तीसरी, तो जिसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी कि पॉजिटिव आएगी, वही आंसर आपका इसमें आएगा। तो जो मैंने निकाली हुई वो वैल्यू डी आ रही है, आप निकाल के एक बार चेक जरूर करिएगा कि सर देखिए वैल्यू सही आपने निकाली है, ये कहीं पर ऐसा तो नहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो। खैर, कैनिजारो रिएक्शन इज शोन बाय कैनिजारो, कौन सी रिएक्शन शो करेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पर शो करने वाला कंपाउंड है। देखो ये बेंजल्डिहाइड है, ये तो कैनिजारो शो करता है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। यहाँ पर 0 अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पर भी अल्फा इज नॉट शोन बाय, यानी इसका मतलब नॉट है, तो ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये नहीं शो करेगा। तो आंसर फिर 21 का होप का सी हो जाएगा। द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें मेन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, यानी कि इक्वलेंट, यानी ये तो एसिड वही आपका NH और HCl निकल जाना चाहिए, यहाँ से H यहाँ से Cl, तो यही हमें लग रहा है कि 22 का आंसर फिर आगे नहीं जाए, तो यही हो जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसके आंसर और देखने की मुझे ज़रूरत लग नहीं रही। 23 पे आ जाते हैं कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा आपको बताना चाहेंगे कि जो NH है ये इलेक्ट्रॉन क्या पूछे, बेसिक स्ट्रेंथ का पूछा है, तो यहाँ पर तो लोन पेयर जो है वो रिंग में जाएगा, लेकिन समस्या है कि यहाँ CO ग्रुप भी लगा हुआ है, इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ CH2NH2 है, तो ये बॉन्ड अगर इधर रोटेट करेगा तो अंदर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका मतलब हुआ कि बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी जिसके पास एल्काइल ग्रुप लगा होना चाहिए। तो एल्काइल ग्रुप अब हमें कहाँ दिख रहा है कि एल्काइल ग्रुप देखिए
यहाँ पर ये भी सपोर्टर ये बाहर की तरफ खींचेगा तो फोर्थ वाला जो है कम हो गया पक्का है, यानी कि पहले हम ज़्यादा वाला ढूंढें। यहाँ पर एल्काइल देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट बेंजीन में NH2 नहीं है, तो सबसे पहली प्रेफरेंस तो हम इसी को देंगे कि भाई ये सबसे पहले, ज़्यादा तो बेसिक ये हुआ, यानी थर्ड वाला पहले आना चाहिए, थर्ड इज ग्रेटर देन हो जाना चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ, इसमें भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, यानी कि अब हम सेकंड वाले को नंबर दे देते हैं। भाई सिंपल सी बात यह है कि ये NH2 का लोन पेयर में डायरेक्ट ये ग्रुप लगा हुआ है तो ये सपोर्ट करेगा ना, और यहाँ पर भी CH2 तो ये भी सपोर्ट करेगा, तो यहाँ की जो पुलिंग पावर है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो इस मीन्स सेकंड पहले। अब इसके बाद यहाँ डायरेक्ट लोन पेयर है, ये तो बिल्कुल ही अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, जाने दे इसे, चलो जाने दीजिए, तो इसका बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा, फर्स्ट वाले का बेसिक कम हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है सपोर्ट मिल रहा है तो ये उतनी आसानी से नहीं जाएगा लोन पेयर, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है हम फोर्थ वाला ऑप्शन अब इसके बाद फोर्थ ले लेते हैं और उसके बाद लास्ट में हम लोग अब फर्स्ट को रखेंगे, तो थर्ड सेकेंड फोर्थ एंड फर्स्ट यानी कि डी ऑप्शन लगा देते हैं, ठीक है ना। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि ये आपका फ्लोरो नाइट्रो पैरा नाइट्रो फ्लोरो है, तो इसका मतलब है क्या, हम क्या करें इसमें, पैरा पोजीशन पे NO2 और फ्लोरो एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इस कंपाउंड को रिएक्शन कराएंगे तो सिंपली हम आपको ये कहना चाहते हैं CH3 का होल ट्वाइस NH और DMF है, तो इसे गर्म करेंगे तो ये डाई मिथाइलएमीन कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि HF निकलेगा और डाई मिथाइलएमीन कन्वर्ट होगा, और डाई मिथाइलएमीन जब बनेगा उसको हम लोग NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराएंगे, तो आप जान रहे होंगे कि NaNO2 HCl जब इससे रिएक्शन करेगा तो ये, इसमें एक चीज़ खास आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग इसका रिडक्शन भी कराएं, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें देखिए, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, NH वो तो NH2 का काम हो गया, ठीक है ना, यानी कि NH2 कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इन द रिएक्शन द गिवन प्रोडक्ट बी पूछ रहा है ना, तो बी के ऑप्शन क्या देखते हैं, बी का ऑप्शन तो यार 24 में दिया नहीं, क्या बात है, क्वेश्चन मिसप्रिंट कर गया, क्वेश्चन थोड़ा सा भाई लोगों मिसप्रिंट किया है और मुझे लग रहा है कि पूरा इसमें आया नहीं है क्वेश्चन, इसलिए दिक्कत कर रहा है, ये क्वेश्चन के ऑप्शन ही नहीं दिए हुए हैं, और क्वेश्चन का पैटर्न भी थोड़ा सा गड़बड़ लगा मुझे। गड़बड़ इसलिए लगा कि पैटर्न में प्रॉब्लम ये आई है कि इसमें NO2 सेकंड बाद में इन्होंने रिडक्शन कराया है, पहले NaNO2 HCl ले लिया है, क्वेश्चन को लीव करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऑप्शन भी सही नहीं है, और इस क्वेश्चन में भी कुछ मुझे दिक्कत महसूस हुई है, मैंने मतलब इसके ऑप्शन छपे नहीं है, इसमें आना चाहिए, ऑप्शन आए ही नहीं है इसमें। इसका ऑप्शन वैसे मैं आपको करेक्ट बताऊं कि इसमें जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, ये डाई मिथाइल HF निकाल दें तो डाई मिथाइल एनिलीन जुड़ जाएगा, और NO2 का रिडक्शन कराएंगे इस पर तो यहाँ पर NH2 आ जाएगा, और जब NH2 का NaNO2 HCl कराएंगे तो N2Cl आ जाएगा, ये चीज़ आनी चाहिए थी इसमें, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लीव करिए, इसे हटा दीजिए, इस पर डिस्कशन नहीं करिए, इसे मैं कट किए दे रहा हूँ, आप इसको करना चाहें तो कर ले, ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लिख लीजिएगा। 25वें क्वेश्चन पे आ जाइए, बढ़िया क्वेश्चन है 25वें क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम द मोनोमर स्टार्ट्स बाई, यानी पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है मोनोमर से, और ये किससे स्टार्ट होता है ये आप समझ चुके होंगे, इसमें मुझे बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि मोनोमर्स आपस में कंडेंस करते हैं तभी पॉलीमर मिलता है या फिर ऐड हो जाए, तो कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स, कोऑर्डिनेशन तो मतलब नहीं होता, कन्वर्जन ऑफ मोनोमर इनटू नहीं होता, हाइड्रोलिसिस एडिशन इसमें कहीं है नहीं, तो फिर ऑप्शन कंडेंसेशन ही लगाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल एग्जिबिट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ऑप्टिकल में एक तरफ लगे होने चाहिए दोनों ग्रुप और उसकी मिरर इमेज बननी चाहिए, तो डाईअमीन डाई नाइट्रो प्लेटिनम, ठीक है, डाईअमीन डाइनाइट्रो, इसकी सिसोट्रांस बना सकते हैं, लेकिन आपको और भी देखना देंगे, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, हम तो फिर इसी को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तो यहाँ पर हम ऐसे बना सकते हैं, ये डायग्राम लिया हमने, इस तरीके से लिया, इस तरीके से लिया, इस तरीके से लिया, यहाँ पर कोबाल्ट लिखा और इसको ऐसे लिया, यहाँ पर हमने EN लगा दिया, यहाँ पर भी हमने EN लगा दिया, यहाँ पर भी EN लगा दिया, इसका मिरर इमेज अगर आप देखना चाहेंगे, बाकी आप ऊपर चार्ज लगा लीजिएगा तो इसका अपोजिट आएगा, और ये सुपर इम्पोज नहीं करेगी, सुपर इम्पोज नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने आपको 26 क्वेश्चंस कराए और इन 26 क्वेश्चंस को आप करिए, ये मैंने एक सिंपल सा प्रैक्टिस सेट आपको दिया है दोस्तों, इससे आप टच में रहेंगे। केमिस्ट्री देखिए क्या होता है कि
आप प्रैक्टिस करते रहें रोज। जैसे दौड़ने वाला इंसान होता है ना, रोज़ दौड़ता रहे तो अच्छी बात होती है। तो वैसे ही आपको दौड़ाने के लिए मैंने एक काम किया। अब आपको मैंने बताया ना कि 24 तारीख से मैं लगातार 19 सितंबर तक आपको जो यूपीपीएससी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड में ले चलूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं आपकी तैयारी में पूरा सहयोग मैंने किया है, ठीक है। जैसा भी कर पाया मैंने किया है और आगे भी सहयोग की उम्मीद से ही आपके साथ लगा रहूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोरल सपोर्ट मिलता रहेगा। और अगर मेरे चैनल को मोरल सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी एक्टिवेट रहूँगा और आपको नए नए क्वेश्चंस ढूंढने में मेरी अंदर की एनर्जी भी काम करती रहेगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस क्वेश्चन को करिए, प्रैक्टिस करिए। और रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अपने सभी बहनों को, अपने सभी भाइयों को और अपने सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते, गुड बाय, बाय बाय, सी यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यूपीपी पीजीटी एग्जामिनेशन। थैंक यू।